करते हैं चैप्टर नंबर 8, आपकी किताब पीएस का चैप्टर नंबर 8। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम शुरू कर रहे हैं वो है डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ जाएगा बेटा कि प्रोफेसर ऑथर लेविस के अकॉर्डिंग जो है ना वो डेफिनेशन क्या है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आंसर आता है कि पूछा जाता है कि व्हाट इज़ डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय प्रोफेसर ऑथर लेविस। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ऑथर लेविस, द इंक्रीज इन द प्रोडक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपकी डेफिनेशन बेटा यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, द इंक्रीज इन द प्रोडक्शंस ऑफ गुड्स एंड एनर्जी एंड द सर्विसेज इज कॉल्ड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि किसी भी इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दो चीज़ें यहाँ पे हैं, एक तो गुड्स की प्रोडक्शन होनी चाहिए, दूसरी बात ये आपकी सर्विसेज, यानी आप कोई भी चीज़ की पैदावार करते हो तो वो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आता है। और इसके अलावा आप जो जॉब करते हो, अपनी सर्विसेज किसी को देते हो, तो वो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आता है। यानी आपकी जो इकोनॉमी है, आपकी मईशत कैसे स्ट्रॉन्ग करेगी, इन दो चीज़ों से आपकी मईशत जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकती है। एक तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से और दूसरा सर्विसेज से। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे टू लीड अ बेटर लाइफ फंडामेंटल चेंजेस आर ब्रॉट अबाउट इन द इकोनॉमी। ठीक है जी, बेटर लाइफ बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये फंडामेंटल चेंजेस इन आर ब्रॉट अबाउट द इकोनॉमिक अबाउट इन द इकोनॉमी। ठीक है, विच रिजल्ट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन शॉर्ट, यानी कि यही कहा गया है कि जो बेटर लाइफ है और फंडामेंटल चेंजेस हैं, यानी आपकी ज़िंदगी को बेहतर गुजारने के लिए जो फंडामेंटल चेंजेस होती हैं वो भी आपकी इकोनॉमी पे डिपेंड करती है कि आपकी कितनी अच्छी, किसी भी मुल्क की इकोनॉमी अगर बेहतर होगी तो जो फंडामेंटल चेंजिंग्स होती हैं ना वो भी बेटा बेहतर होंगी, यानी कि लोगों का जो म्यार ज़िंदगी है वो भी बेहतर होगा। In short, the movement of a backward economy towards becoming a developed country is called the economic development। यानी इन शॉर्ट द मूवमेंट ऑफ बैकवर्ड कंट्री, यानी कि बैकवर्ड कंट्री जो तरक्की याफ्ता नहीं कंट्री है, यानी ऐसी कंट्री जो जहाँ पे इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं है, यानी कि जिसको हम कम तरक्की वाले ममालिक कहा जाता है, तो वो टूवर्ड्स बिकमिंग डेवलप्ड कंट्री, वो एक डेवलप्ड कंट्री में बदल जाए, एक तरक्की याफ्ता कंट्री में बदल जाए, तो उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। यहाँ पे 3-4 चीज़ें आ जाती हैं बेटा। एक तो ये इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। दूसरी है बेटर इन लाइफ एंड फंडामेंटल चेंजेस, यानी कि आपकी ज़िंदगी जो है बेहतर होनी चाहिए और आपकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, जो म्यार ज़िंदगी है, वो बदलता रहना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात ये आ जाती है कि आपकी जो इकोनॉमी है, बैकवर्ड कंट्री है, वो टूवर्ड बिकमिंग अ डेवलप्ड कंट्री, आप एक डेवलप्ड कंट्री में बदल जाएँ, तो वो आपकी इकोनॉमिक चेंजिंग्स आएंगी या इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। ठीक है बेटा, इसके बाद बेटा आपका पॉइंट शुरू होता है इम्पॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ये आपका पेज है 61 पेज। ठीक है बेटा, 61 पेज, इससे पहले जो पेजेस हैं वो स्किप हैं आपके अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। इम्पॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, यानी हमारी इकोनॉमी, हमारी मईशत के जो इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी इकोनॉमी को मुतासिर कर रहे होते हैं, यानी कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी कंट्री की इकोनॉमी, एक मईशत को बेहतर करने के लिए। तो सबसे पहले आते हैं मिनरल्स, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़। ये 3 जो चीज़ें हैं बेटा ये ज़रूरी हैं हमारी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। सबसे पहली बात है मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स में क्या चीज़ें आ जाती हैं, ऐसी चीज़ें जो हम ज़मीन से हासिल करते हैं, यानी हमारे पाकिस्तान की जो ज़मीन है उसमें पाई जाती हैं। ठीक है, जिसमें मादनियात होती हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सोना, चांदी, नमक, लोहा, तांबा, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी ज़मीन में पाई जाती हैं। इसके बाद आ जाता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ज़राअत जिसे कहते हैं, यानी हम ज़मीन से क्या क्या चीज़ें हासिल कर सकते हैं। लाइक अगर हम ज़मीन में कुछ फसल बोते हैं तो उससे हमें क्या क्या चीज़ें हासिल होती हैं, हमारे मुल्क की जो एग्रीकल्चर है वो कौन कौन सी होगी। तो बेटा आपको ये बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि जो आपकी एग्रीकल्चर है इसी की बेस पे हमारा मुल्क जो है वो स्टैंड कर रहा है। जैसे कि हमारी जो एग्रीकल्चर है वो ही हमारी बैकबोन भी है। ठीक है बेटा, यानी ज़्यादातर 70% जो आपका इकोनॉमी का पार्ट है वो एग्रीकल्चर से ही आता है।
ठीक है। इसके बाद आता है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में यानी हमारे मुल्क में कौन कौन सी पैदावार हो रही होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें बनाई जा रही होती हैं, जैसे कपड़े की इंडस्ट्री है, आपकी चीनी बनाने की इंडस्ट्री है, इसके अलावा आपकी खेलों के सामान बनाने की इंडस्ट्री है, इसके अलावा बेशुमार ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि हमारे मुल्क में हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है टू इम्प्रूव द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। फाइंड बिलो द डिटेल्स ऑफ दिस। अब यहाँ पे हम इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे। आपको इसका 3 पॉइंट्स भी पूछ सकते हैं। द मेन जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के वो कौन से हैं, तो वो मेन जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं वो कौन से? मिनरल्स, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़। ये मेन इम्पोर्टेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है ऑफ एनी कंट्री। पाकिस्तान के अलावा ये किसी भी कंट्री के इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं। तो मिनरल्स की तरफ आते हैं बेटा। द मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वाज इस्टेब्लिश फॉर द पर्पज़ ऑफ डेवलपमेंट। यानी कहा है कि हमने किसके लिए इस्टेब्लिश की जाती है? फॉर द पर्पज़ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मिनरल रिसोर्सेज इन पाकिस्तान इन 1974। ठीक है, ये डेट जो है वो आपने याद कर लेनी है, ये डेट इंपॉर्टेंट होती है। पीएस में मोस्टली बेटा डेट्स बहुत ज़्यादा आती हैं, आपके एमसीक्यूज में भी आती हैं, तो आपने अच्छी तरह याद करनी है कि ये कब। तो 74 में जो है हमारे रिसोर्सेज, पाकिस्तान के जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो दरियाफ्त होना शुरू हुए। मिनरल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। उन्होंने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया मिनरल्स को। कौन कौन से हैं? मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। ठीक है, ऐसी धातुओं वाले जो मिनरल्स होते हैं और गैर धातुओं वाले। ठीक है, ये इन पाकिस्तान द मेटालिक मिनरल्स इंक्लूडेड आयरन, कॉपर, क्रोमाइड्स एट्सेट्रा। ठीक है ना, ये है आपके। अब यहाँ पे पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ें हैं, ये आपका एमसीक्यूज भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। कौन कौन सी? आयरन, कॉपर और क्रोमाइड जो है ना वो मेटालिक मिनरल्स में आते हैं। इसके अलावा क्या है? द नॉन मेटालिक मिनरल्स इंक्लूडेड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कॉमन साल्ट, लाइमस्टोन, मार्बल्स, जिप्सम एट्सेट्रा। दीज देयर डिटेल्स आर गिवन बिलो। अब जो नॉन मेटालिक्स में कौन सी हैं, ये बेटा आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है और एमसीक्यूज में भी आता है कि किन किन चीज़ों में हम डिवाइड कर सकते हैं, इनके मिनरल्स किन 2 ग्रुप्स में डिवाइड्स हैं, मेटालिक और नॉन मेटालिक्स में। और इसके बाद कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। तो मेटालिक में क्या है? हमारे पास आयरन, कॉपर, क्रोमाइट है, और नॉन मेटालिक में हमारे पास है जो है पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कॉमन साल्ट, लाइमस्टोन, मार्बल एंड जिप्सम। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारे पास मिनरल्स के ग्रुप्स। अब हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शंस देखते हैं कि पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और इसके अलावा कॉपर, आयरन वगैरह की डिटेल्स हम पढ़ते हैं। ये डिटेल्स इसलिए भी ज़रूरी है कि इसमें से आपको एमसीक्यूज़ बहुत बन के आने हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, छोटी छोटी बातें हैं जो आपने यहाँ पे नोट करनी है और देखनी है। ठीक है, फॉर ह्यूमन काइंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोडक्ट्स इज़ मोर देन ऑल द मिनरल्स यूज़ इन इंडस्ट्रीज। ठीक है, पेट्रोलियम जो है ना वो मैक्सिमम चीज़ों में इस्तेमाल होता है। इन्होंने कहा कि हर इंडस्ट्री में जो पेट्रोलियम यूज़ होता है, हर जगह ही पेट्रोलियम यूज़ है। पेट्रोल जो आप यूज़ करते हो बेटा देखो हर जगह इस्तेमाल, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी हमें पेट्रोल की ही ज़रूरत होती है। द इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम इंक्लूड गैसोलीन, ठीक है, केरोसिन ऑयल, डीजल, मोबाइल ऑयल, वैक्स एंड कोल था। ठीक है, अब ये देखें, ये जो चीज़ें सारी है ना बेटा, ये हमें पेट्रोल से हासिल होती है। कौन कौन सी चीज़ें? गैसोलीन, ठीक है, केरोसिन ऑयल, डीजल, मोबाइल ऑयल, वैक्स एंड कोल था। ये सारी चीज़ें हमें रॉ पेट्रोलियम से हासिल हो जाती हैं, यानी कि हम एक पेट्रोल से ये सारी चीज़ें निकालते हैं। These are factories in Pakistan to refine oil। ठीक है, हमें जाके रिफाइन पेट्रोल हासिल होता है। After the establishment of the Oil and Gas Development Corporation, there was a lot of progress in all ऑयल एक्सप्लोरेशंस। यानी कि इसके बाद हमने गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली एक्सप्लोरेशंस में, यानी कि इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करने में, तहकीक करने में, देखने में। The Pothohar Plateau in Pakistan is an ancient region of petroleum productions। यानी कि कहाँ पर सबसे कदीम, ये देखिए ये एमसीक्यूज बन के आ सकता है कि सबसे पहले जो पेट्रोलियम है वो कहाँ पर पाया जाता है? तो पोटोहार प्लेटियो में। ठीक है, द ऑयल वेल्स ऑफ दिस एरिया आर लोकेटेड इन बल्कासार, कोसर, डोलिन्स, जोएमीर,
मैनवल, कोट्स, सरोंग, मायल, आदुल्ही एंड काजियान। तो ये जगह हैं जहाँ पर हमें जो ऑयल वेल्स ऑफ दिस एरिया यानी कि ऑयल मिलता है। इन लोअर सिंध द इम्पोर्टेंट ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज आर खाकी खेल, कायनार, टेंडू अला यार एंड जमजमा। These reserves have an important role in fulfilling the country requirements. ये वो चीज़ें हैं, वो जगह हैं जहाँ पे ऑयल जो है वो पेट्रोल मिलता है, और ये हमारी जगह जो है पेट्रोलियम हमारी कंट्री की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए काफ़ी है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेचुरल गैस जो है। नेचुरल गैस वॉज डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान इन 1952। कब डिस्कवर हुई? 52 में पाकिस्तान में डिस्कवर हुई, इन एट सुई के मकाम पर, यानी कि जहाँ पे वो नेचुरल गैस डिस्कवर हुई उसको सुई का मकाम कहते थे। दीज नेचुरल गैस रिजर्व, ये जो नेचुरल गैस के ज़खायर हैं, आर इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड बिगेस्ट गैस रिजर्व, ये दुनिया के सबसे बड़े गैस रिजर्व माने जाते हैं। नेचुरल गैस इज़ अ चीप सोर्स ऑफ एनर्जी। चीप सोर्स यानी कि सबसे सस्ता सोर्स है, ये एनर्जी हासिल करने का सबसे सस्ता सोर्स है ये बेटा नेचुरल गैस। ये जो सुई गैस आप घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, ये भी। दिस गैस इज़ यूज नॉट ओनली डोमेस्टिकली बट आल्सो इन इंडस्ट्री, यानी कि ये हम घरों के अलावा इंडस्ट्रीज़ में भी इस्तेमाल करते हैं। यूजिंग पाइपलाइन नेचुरल गैस इज़ ट्रांसपोर्टेड टू नियरली ऑल द बिग सिटी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, पाइपलाइन के ज़रिए पाकिस्तान के तमाम शहरों में नेचुरल गैस को पहुंचाया गया है। इन पंजाब देयर आर नेचुरल गैस रिजर्व्स इन डोडक, पिरखो, धौलियन एंड मयल। इट्स रिजर्व्स आर फाउंड इन उच एंड जन इन बलोचिस्तान and in खैरपुर, मिज़रानी, सारी, हिंदी, खटककोट एंड सारंग इन सिंध। तो ये जगह हैं जहाँ पे हमें नेचुरल गैस मिलती है। देखिए बेटा कॉपर, ठीक है, ये भी हमारा मिनरल्स हैं। इन इंस्टेंट टाइम कॉपर्स वाज यूज ओनली इन टू मेक कॉइन्स, यूटेंसिल्स एक्स्ट्रा, यानी कि घरेलू जो चीज़ें होती हैं बर्तन वगैरह और कॉइन्स बनाने के लिए सिर्फ ये काम आता था। एंड नाउ डेज इन पाकिस्तान इट इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट स्पेशली वायर्स एक्स्ट्रा। अब हमें कॉपर जो है वो वायर्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है कि हम कॉपर को कहाँ यूज़ कर सकते हैं। द कॉपर रिजर्व डिस्कवर्ड इन बलोचिस्तान एंड डिस्ट्रिक्ट चागिस, सिंडाक, कालात, जोब एंड अदर एरियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन खैबर पख्तूनख्वा। कॉपर रिजर्व आर फाउंड इन देयर डीर, चित्राल एंड हज़ारा। ठीक है, तो ये जगह हैं जहाँ पर हमें कॉपर के रिजर्व्स मिलते हैं, ज़खायर मिलते हैं। आयरन ओर को बेटा कच्च धात भी कहा जाता है, यानी कि एक तो लोहा होता है ना, तो जो लोहे से कच्च धात होती है, जैसे कि आप देखते हो पेट्रोल जो है वो खाम माल में होता है ना, यानी कि एक रॉ मटेरियल होता है, इसी तरह आयरन और जो होती है वो कच्च धात होती है। ठीक है, आयरन और वाज डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान इन 1957। मैंने आपसे कहा था डेट आपने याद करनी है कि किस सन में होती है। आयरन और रिजर्व्स वर डिस्कवर्ड इन मैनी प्लेसेस इन पाकिस्तान। दिस इंक्लूड्स कालाबाग डिस्ट्रिक्ट मियांवाली। ठीक है, कालाबाग जो है डिस्ट्रिक्ट मियांवाली में है। डोमिल नसार डिस्ट्रिक्ट चित्राल, लंगरायल एंड चिलगाजी डिस्ट्रिक्ट चागी। ड्यू टू डिफ़िकल्टीज इन ट्रांसपोर्टेशन देयर इज़ अ लेस प्रॉफिट। डिफ़िकल्टी इन ट्रांसपोर्टेशन यानी कि इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, इस वजह से इसका प्रॉफिट जो है वो कम होता है। तो ये ज़खायर जो हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये आपने अच्छी तरीके से याद करना है। याद करने वाली बातें सिर्फ इसमें ये है MCQs में कि आपके ये जो जितने भी डेट्स हैं ये याद किया करें, और कहाँ पर ये ज़खायर पाए जाते हैं वो याद किया करें, तो इससे फिर आपके MCQs जो हैं वो अटैम्प्ट हो जाएंगे। इसके बाद आता है कोल।
ठीक है। कोल इज़ एन इम्पोर्टेंट एंड इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन पाकिस्तान। कोल इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, बेकिंग ब्रिक्स एंड फॉर डोमेस्टिक पर्पज। प्रेजेंटली पाकिस्तान कोल इज़, अब यहाँ पे इनका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? सबसे पहले तो इसको ईंटें बनाने के लिए, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, घरेलू पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद हम क्या करेंगे? माइंस इन डोडक और मरीवाज इन एरिया ऑफ साल्ट माउंटेन इन द पंजाब इन सिंध। देयर आर कोल माइंस इन थर, जयपुर, सरंग एंड लखाड़ा। इन खैबर पख्तूनख्वा कोल रिजर्व्स आर फाउंड ओनली इन हंगू। ठीक है बेटा, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? इन हंगू में। इन बलोचिस्तान माइनी इज बीइंग कैरिड आउट इन खोस्ट, शार्ग, डिगारी, शरीन, अरब, मार्च, बोलान एंड हरानी, या ये वो जगह हैं जहाँ पे हमें कोल मिलता है। इसके बाद साल्ट है बेटा, क्रोमाइट है, और इसके बाद जिप्सम है। तो ये आपने याद करने हैं कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो साल्ट अमूमन आपने देखा है कि क्या है कि अल्लाह अलमाटी हैज़ ब्लेस्ड पाकिस्तान विद मोर देन 100 मिलियन टन ऑफ रिजर्व। ये लाइंस जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? ये लाइंस जो है आपने याद करनी है। मोर देन 100 मिलियंस टन ऑफ रिजर्व हैं पाकिस्तान में सॉल्ट के। ठीक है। दिस सॉल्ट इज़ बीइंग यूज इन फूड एज वेल एज इन द केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री में भी सॉल्ट इस्तेमाल होता है, सिर्फ खाने के लिए नहीं होता। इन पाकिस्तान ह्यूज रिजर्व ऑफ रॉक साल्ट आर फाउंड इन साल्ट माउंटेन इन ख्योड़ा डिस्ट्रिक्ट झेलम। ठीक है, ख्योड़ा में पाया जाता है। और इसके बाद बहुत सारे कालाबाग डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा आपका जो कराक है या बहादुर खेर है, वहाँ पे भी साल्ट पाया जाता है। इसके बाद दूसरी बात उन्होंने कही कि सी साल्ट इज़ आल्सो ऑब्टेन फ्राम लेसबेला एंड द एरिया नियर मकरान कोस्ट इन बलोचिस्तान एंड आल्सो फ्राम मोरीपुर कराची। यानी कि कहाँ कहाँ पे सी का जो है वो साल्ट भी देखते हैं। ठीक है बेटा। क्रोमाइट देखिए बेटा, क्रोमाइट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मिनरल विच इज़ मोस्टली यूज फॉर द स्टील मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। आपने जितनी भी मिनरल्स हैं बेटा वो आपने ये देख लेना है कि कहाँ पर यूज़ की जाती हैं और कितने इसके ज़खायर हैं। यहाँ पे देखिए मैंने अंडरलाइंस किया हुआ है कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। उसके 25 लार्ज रिजर्व्स हैं। इसके अलावा और भी ये बाकी जगहें जो होती हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि किस किस चीज़ में यूज़ की जाते हैं। जिप्सम की तरफ आते हैं बेटा कि ये जो है इट इज़ प्रेपरेशन ऑफ फास्फोरेट फर्टिलाइज़र। जिप्सम इज़ यूज एज अ रॉ मटीरियल, यानी कि फर्टिलाइज़र के लिए रॉ मटीरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज इन सीमेंट इंडस्ट्री में, पेपर मैन्युफैक्चरिंग में, प्लास्टर ऑफ पेरिस में, सल्फ्यूरिक एसिड में, पेंट में, पॉलिश इंडस्ट्री में और रबर इंडस्ट्री में। ये देखें जिप्सम जो है कितनी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो आपने ये याद करना है कि ये कौन कौन सी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। इसके बाद आते हैं बेटा लाइमस्टोन की तरफ। लाइमस्टोन किसे कहा जाता है? चूने का पत्थर को कहते हैं। ठीक है। लाइमस्टोन जो होता है वो बहुत ही यूज़फुल मिनरल्स है हमारे मुल्क में, और ये ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में, सोप मेकिंग में, पेपर मैन्युफैक्चरिंग में, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, स्टील मैन्युफैक्चरिंग में, मेकिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, वाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग, पेंट मैन्युफैक्चरिंग में, पान, लाइम एंड सोडा ऐश इंडस्ट्री में। ठीक है। ये चूने का पत्थर इतनी जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है, इनके सीमेंट में, पेंट में, और जो वाइट वॉश घरों में अमूमन किया जाता है उसमें। इसके अलावा आपके ब्लीचिंग पाउडर में, ये सारी जगह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बेटा। मार्बल की तरफ आते हैं कि जो मार्बल आपने देखा होगा, मार्बल क्या था? मार्बल इज़ यूज फॉर द फ्लोर एंड वॉल ऑफ द बिल्डिंग। इनके घरों में लगाया जाता है। इसके अलावा कहीं भी लगा सकते हैं आप, फ्लोर फर्श के तौर पर, और बिल्डिंग में लगाया जाता है। देयर इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ कलर ऑफ मार्बल्स इन पाकिस्तान। मुख्तलिफ किस्म के कलर्स होते हैं पाकिस्तान में। देयर रिजर्व ऑफ मार्बल्स इन मर्दान, सवाद, नौशहरा, हज़ारा, चागी, गिलगत एंड अटक। तो ये इसके रिजर्व्स हैं जहाँ पर जो मार्बल्स पाया जाता है। जी बेटा, सल्फ़र देखिए, सल्फ़र कहाँ पे इस्तेमाल है? ये इंपॉर्टेंट मिनरल्स सल्फ़र इज़ यूज इन द ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, यानी कि तोप खाना वाली फैक्ट्रीज, यहाँ पे बारूद वगैरह बनते हैं, वहाँ पर सल्फ़र जो है ना वो यूज़ किया जाता है। सल्फ़र सल्फ्यूरिक एसिड केमिकल इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। मेडिसिन में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, सेफ्टी मैचेस में, यानी कि इसमें अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइज़र प्रेपरेशन में, पेंट में, कलर्स में ये सल्फ़र इस्तेमाल किया जाता है।
तो आपने बेटा क्या करना है कि ये जितनी भी नॉन मेटेलिक्स हैं, ये मिनरल्स जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं, इनको आपने ये याद करना है कि ये कहाँ पर पाई जाती हैं, और दूसरी बात ये याद करनी है कि इनका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। वो आपको MCQs की फॉर्म में यूजेस पूछ सकते हैं कि इसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं। इसके बाद हम आते हैं एग्रीकल्चर। ठीक है, ये पॉइंट जो है ना आपके अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस आपके सिलेबस में शामिल है। पाकिस्तान इज एन agrarian countries. Agriculture play a very important role in the economy of Pakistan. The role of agriculture in Pakistan economy is explained below. यानी कि हमारा जो मुल्क है वो एग्रीकल्चर है, तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो एग्रीकल्चर का जो रोल है वो कितना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली जो बात है सोर्स ऑफ फूड, यानी हमारे मुल्क में जो सोर्स ऑफ फूड है, हमारे ज़रिए फूड जो है वो हमारा एग्रीकल्चर ही है। पाकिस्तान is in the list of those developing countries where the agriculture is comprehended का मतलब है कि ये समझा जाता है, लाजमी समझा जाता है, इसका अदराक किया जाता है कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है एज अ बेसिक पिलर ऑफ इकोनॉमी, यानी हमारे मुल्क की जो बेसिक पिलर है, इसके बगैर हमारी जो इकोनॉमी है वो स्टैंड नहीं कर सकती। मैन्स बेसिक नीड इज़ फूड which includes wheat, cotton, rice, corn, sugar cane, millets, pulses, vegetables and fruits। ये तमाम जो चीज़ें हैं हमें एग्रीकल्चर से ही हासिल होती हैं। एग्रीकल्चर आल्सो फुलफिल द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ ऑल एनिमल्स। तमाम एनिमल्स की न्यूट्रिशन नीड जो है वो फुलफिल करता है। दिस इंक्लूड द फीड क्रॉप ऑफ समर एंड विंटर, यानी कि ये जो समर और विंटर की जितनी भी फीड्स होती हैं, फसलें होती हैं, इसको भी पूरी करता है। तो ये सोर्स ऑफ फूड है। सबसे मेन ज़रूरत जो है हमारी वो एग्रीकल्चर की वो है सोर्स ऑफ फूड। तो ये मेन पॉइंट्स हैं आपने इस क्वेश्चन के कि एग्रीकल्चर जो है वो कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे मदद करती है, तो आपने वो याद करना। इसके बाद आते हैं सोर्स ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ बीन द मेन सोर्स ऑफ नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। नेशनल इनकम यानी कि आपकी जो मुल्क की कौमी आमदनी है बेटा, कौमी आमदनी उसको बढ़ाने में हमारी जो एग्रीकल्चर वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। सिंस पाकिस्तान आवाज़ के जब से पाकिस्तान बना है तब से हमारी जो नेशनल इनकम है वो जो है एग्रीकल्चर की वजह से बढ़ रही है। ड्यू टू दिस अ डेवलपमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर लीड्स टू एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम। दिस लीड टू प्रॉस्पेरिटी इन द कंट्री। ठीक है, अगर हमारे मुल्क की नेशनल इनकम बढ़ेगी तो हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। आगे है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ फॉर इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल कैसे ज़रूरत होती है। आपको पता है जब घी बनाने के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से आता है। आपको पता है दरख्त जो है अगर खेलों का सामान बनाना हो तो रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, दरख्तों से आता है, वो भी एग्रीकल्चर से आता है। यानी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, धागा बनाने के लिए हम कॉटन जो यूज़ करते हैं वो भी हम एग्रीकल्चर से ही लेते हैं। तो ये एग्रीकल्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोड्यूस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। फ्लोर मिल्स, शुगर मिल्स, राइस मिल्स, कॉटन, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, घी मिल्स, सोप इंडस्ट्री, ब्रेड, जूस फैक्ट्रीज एंड फूड प्रोडक्ट्स। ये तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारे एग्रीकल्चर पर। यानी कि ये जब तक हमारी एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तब तक ये इंडस्ट्रीज़ भी चलेगी, और अगर इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो हमारा मुल्क भी अच्छी तरीके से इकोनॉमी के लिहाज से डेवलप नहीं हो सकेगा, तरक्की नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री आपस में ज़रूरी लाजमी चीज़ें हैं, दोनों का ताल्लुक एक जैसा है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, हमारे मुल्क में एम्प्लॉयमेंट मिल रही होती हैं किसकी वजह से, एग्रीकल्चर की वजह से। अ लार्ज पोर्शन ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। दीज मिलियंस of peoples are linked in buying and selling the grains markets, fruits, vegetables market। ठीक है, बहुत सारे लोग जो हैं वो बेटा इस मार्केट से जुड़े हुए हैं। किस मार्केट से, जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उसकी मार्केट से जुड़े हुए हैं। अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान इकोनॉमी सर्वे इन 2018 and 19, द लेबर फोर्स ऑफ कंट्री विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 38.5% इज़ डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर। कितनी डिपेंडेंट है यहाँ पे आपने देख रही, अप्रॉक्सीमेट होने का
0.5% जो आपकी पॉपुलेशन है, आपकी आबादी जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से डिपेंडेंट है, उससे अपनी सर्विसेज दे रही है, यानी कि वहाँ पे जो उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। Many people involved in transportations in the agriculture sector also earn their livelihood in their manners. In this way, agriculture is the biggest professions of the most people of Pakistan. ठीक है, तो ये हर जगह ही इन्वॉल्व है, हर जगह हर सेक्टर में ही एग्रीकल्चर को बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है। तो जिसकी वजह से जो मैक्सिमम पीपल्स हैं पाकिस्तान के, उनका एग्रीकल्चर प्रोफेशन से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज यानी कि हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर्स की वजह से अपनी करेंसी को इन्वेस्ट मतलब अपनी कर सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोड्यूस लीड्स टू एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, यानी कि हम अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हुए ज़र मुबादला कमा सकते हैं। पाकिस्तान earn a large amount of foreign exchange by exporting produce like rice, cotton and industries product depend on them, यानी कि बहुत सी चीज़ें पैदा करके हम दूसरे ममालिक में बेचते हैं और दूसरे ममालिक से हम अपनी अर्निंग करते हैं, यानी कि हम उससे अपना ज़र मुबादला कमाते हैं। अगर हम क्योंकि बहुत सारा राइस जो है, कॉटन जो है, ये हमारी ज़रूरत से बढ़ जाती हैं, तो फिर हम दूसरे माल को देते हैं और फिर उससे हम अपना ज़र मुबादला कमाते हैं। इसके बाद आपका बेटा आ जाता है सोर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, सोर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2018-19, यानी कि हमने पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे किया, नियरली 18.5% ऑफ कलेक्टिवली नेचुरली प्रोडक्शन ऑफ पाकिस्तान इज़ फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो कितनी उसने क्या है कि जो पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर सेक्टर से 18.5 जो कलेक्टिवली नेशनल प्रोडक्शन हुई है। Not only Pakistan's economic development but also industries and trade development are dependent on the agriculture. Agriculture has a very important role in the economic development of the national economy. हमारी कौमी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज 65 पे आ जाए बेटा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर पोटेंशियल ऑफ पाकिस्तान अलॉन्ग विद प्रॉब्लम्स एंड मेयर्स फॉर द मैक्सिमाइजेशन ऑफ यील्ड, यानी कि हम यहाँ पे ये बताएंगे कि हम अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर में अपनी प्रोडक्शन को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, पाकिस्तान इज़ बेसिकली एन एग्रीकल्चर कंट्री एंड इज़ वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। द रिसोर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड ऑल ओवर पाकिस्तान वेरी, यानी कि हमारी जो लैंड्स है पाकिस्तान की वो वेरी करती है, तमाम पाकिस्तान में चेंज है, यानी पाकिस्तान की ज़मीन की जो इरिगेशन फैसिलिटी होती है वो चेंज होती है। कहीं पर कोई जो ज़मीन है वो चावल पैदावार करने की ज़्यादा सही होती है, तो कहीं पर कॉटन पैदावार करने की, यानी कि जो पाकिस्तान की जो लैंड है वो वेरी करती है। सम एरियाज़ हैव फर्टिलाइज एग्रीकल्चर लैंड, एक्सीलेंट प्लेन्स, गुड क्लाइमेट्स कंडीशंस एंड एक्सीलेंट वाटर सोर्सेज अंडर द लैंड सर्विस, यानी कि ये तमाम जो चीज़ें होती हैं कहीं कहीं पे होती हैं और कहीं पे ऐसी चीज़ें नहीं होती। अदर डू नॉट हैव दिस फेवरेबल कंडीशंस, तो कई जगहों पर ये फेवरेबल कंडीशन नहीं होती कि अच्छी क्लाइमेट भी नहीं होती, वाटर सोर्स भी नहीं होता और जो सरफेस है वो भी बेहतर नहीं होती। एरिया इरिगेट लैंड थ्रू द कैनाल्स एंड ट्यूबवेल्स वाइल अदर डिपेंड ऑन रेनफॉल्स, यानी कि कहीं पर तो हम कैनाल से ट्यूबवेल से अपने एरिया को ज़मीन को इरिगेट कर लेते हैं, सैराब कर लेते हैं, लेकिन जो कुछ जगह होती हैं वो सिर्फ रेनफॉल की वजह से होती हैं। इनके जो सिंध के कुछ इलाके ऐसे हैं बेटा जहाँ पे हम सिर्फ रेनफॉल की वजह से ही ज़मीन को सैराब कर सकते हैं, तो वो इस बात का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब बारिश हो और उनको फसलों को पानी मिले। ड्यू टू दीज फैक्टर्स देयर इज़ अ डिफरेंस इन द पर एकड़ यील्ड, इसी वजह से हमारे जो पर एकड़ यील्ड है, पर एकड़ यील्ड का मतलब यानी कि जो पैदावार है 1 एकड़ की वो डिफरेंट हो जाती है ऑफ द डिफरेंट एरियाज डिस्पाइट नेचुरल एग्रीकल्चर कैपेसिटी। द पर एकड़ यील्ड ऑफ मोस्ट क्रॉप इन पाकिस्तान इज़ लो। ठीक है, इस वजह से हमारे पाकिस्तान की जो पर एकड़ यील्ड है वो लो है।
द इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर दिस आर लिस्ट बिलो। यहाँ पे उन्होंने इम्पॉर्टेंट रीजन बताई हैं। ये बेटा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने अच्छी तरीके से याद करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में आपको आ सकता है। आप रीजंस पूछ सकते हैं कि वो पर एक यूनिट हमारी लो क्यों है और वो कौन सी वजह है जिसको हम ख़त्म करके इसको हम अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पाकिस्तान हैज़ नॉट बीन सक्सेसफुल इन अचीविंग एग्रीकल्चर यूजफुल सफिशेंटली ड्यू टू द बैकवर्डनेस, यानी कि बैकवर्डनेस की वजह से भी हमारी कमी हो रही है। इन डेवलप्ड कंट्रीज फार्मिंग इज़ कैरिड आउट थ्रू मॉडर्न मशीनरी। तो मॉडर्न मशीनरी के ज़रिए डेवलप कंट्री में उन्होंने अपनी प्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ाया हुआ। इन पाकिस्तान फार्मिंग इज़ डन थ्रू ओल्ड एंड ट्रेडिशनल मेथड। दिस डज नॉट लेट द पर एकड़ एवरेज यील्ड इंक्रीज। तो हमारे मुल्क में पुराने तरीके राइज हैं जिसकी वजह से जो हमारे पर एकड़ यील्ड है वो कम हो रही है, यानी हम मॉडर्न फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगला पॉइंट देखिए, इन पाकिस्तान देयर इज़ अ वास्ट सिस्टम ऑफ इरीगेशन बट द रिवर्स कैन नॉट सप्लाई वाटर टू द ऑल एग्रीकल्चर लैंड विच क्रिएटेड प्रॉब्लम। दिस आल्सो इफेक्ट द पर एकड़ यील्ड। दूसरी चीज़ है इरीगेशन सिस्टम, इरीगेशन यानी कि जो इरीगेशन का सिस्टम है पाकिस्तान में बहुत अच्छा है, रिवर्स हैं, लेकिन क्या होता है कि जो पाकिस्तान जो जगहें हैं, कुछ एरियाज़ जो हैं उनको पानी सही से सप्लाई नहीं मिलता, जिसकी वजह से पर एकड़ यील्ड मुतासिर होती है। तीसरा पॉइंट देखिए, नेचुरल डिज़ास्टर्स जो हैं यानी कि जो कुदरती आफात आ जाती हैं जैसे फ्लड, अर्थक्वेक वगैरह, सैलाब का आ जाना या ज़लज़ले का होना, तो इस वजह से जो ज़मीन कुदरती आफात की वजह से भी हमारी एग्रीकल्चर मुतासर होती है। वाटर लॉगिंग एंड सैलेंट्री यानी कि पानी का ज़्यादा होना और पानी का कम होना, low quality seed and fertilizer, illiteracy among farmers, difficulties in obtaining agriculture's loans and diseases affecting crops all affect per acre average yield। यानी नेचुरल डिज़ास्टर्स जो हैं वो असरअंदाज होते हैं, वाटर लॉगिंग, सैलेंट्री असरअंदाज होती है, लो क्वालिटी सीड और फर्टिलाइज़र, इलिटरेसी अमंग फार्मर यानी कि जो फार्मर्स हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, डिफ़िकल्टीज़ टू ऑब्टेनिंग एग्रीकल्चर लोन, उनको लोन नहीं मिल रहा होता है एग्रीकल्चर सेक्टर जो प्रोवाइड करता है। ये जो चीज़ें हैं ये वो फैक्टर्स हैं, वो रीज़न्स हैं जो कि हमें पर एकड़ यील्ड जो है वो कम दे रहे हैं, यानी कि इनकी वजह से हमारी पर एकड़ यील्ड जो है वो कमी हो रही है। ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये पेपर में मोस्टली आ जाता होता है, बास पेपर में आया हुआ, इसलिए आपने इसको अच्छे से याद करना है। पहले तो हमने बेटा ये पढ़ा था ना कि वो कौन सी रीजंस है जिससे हमारी पर एकड़ यील्ड जो है वो कम हो रही है। अब हम उसकी वो स्टेप पढ़ेंगे जिससे हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, टू डेवलप द एग्रीकल्चर सेक्टर इट इज़ रिक्वायर्ड टू डिफरेंट एग्रीकल्चर टूल्स and modern machinery should be used for farming on a scientific basis। यानी कि हमें मॉडर्न चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, नए नए जो टूल्स आए हैं उनको इस्तेमाल करें। दिस विल इंक्रीज द नेशनल इनकम एंड द कंट्री विल प्रॉस्पर। जिसकी वजह से हमारे जो कंट्री है वो इंक्रीज़ करेगी और तरक्की करेगी हमारी। Agriculture development requires the use of good quality seeds, pesticides and excellent fertilizers along with human efforts and expertise। यानी हमारे जो फार्मर्स हैं उनको किस चीज़ की ज़रूरत है? गुड क्वालिटी सीड्स की, पेस्टिसाइड्स की एंड एक्सीलेंट फर्टिलाइज़र्स की। अच्छी क्वालिटी सीड्स होने चाहिए, कीड़े मार अद्वियात इस्तेमाल होने चाहिए और ज़मीन के ज़ख़ीरे बढ़ाने के लिए वो चीज़ें होनी चाहिए along the human efforts के साथ। the per acre yields can be increased through improvement in the canal system and the artificial and the modern method of irrigation। तो modern method इस्तेमाल करना चाहिए। the increase in research in agriculture sector, the increase in research in agriculture sector होना चाहिए will also lead the increased agriculture problem। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में रिसर्च करते रहेंगे, नई नई चीज़ें दरियाफ्त करते रहेंगे, तो भी हमारा जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शंस हैं वो बढ़ सकती है। ठीक है, ये बेटा इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी याद करना है, उसके अच्छे से समझ लेनी, बहुत आसान है। अगर जो रीज़न्स जो बताई हुई हैं उसके साथ ही उन्होंने इसके हल बताए हुए हैं कि उन्हीं रीज़न्स को ख़त्म करके हम एग्रीकल्चर जो सेक्टर में प्रोडक्शंस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है बेटा, अब हम शुरू करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। तो बेटा ये वो ट्रीटी है जो हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हुई थी, और जब पार्टीशन हुई थी तो
ये हुआ था कि इंडिया ने पानी बंद कर दिया था। तो ये कब शुरू हुई थी? इन 1947, ठीक है। 47 में जब पार्टीशन हुई थी, द फिरोजपुर हेडक्वार्टर बिल्ड अ रिवर सतलुज एंड मधुरपुर ऑन रिवर रावी वर गिवन टू इंडिया, ठीक है। तो ये डिसाइड किया गया कि जो रावी और जो सतलुज मधुरपुर जो है ना, वो इंडिया को दे दिया जाना है, ठीक है बेटा। This was despite the fact that canals emerging from them irrigating a vast area of Pakistan, ठीक है। और वो जो एरिया रिवर्स थे वो पाकिस्तान के बहुत बड़े एरिया को इरीगेट करते थे, यानी सैराब करते थे। इंडिया स्टॉप द वाटर फ्लोइंग फ्रॉम दीज कैनाल्स, इंडिया ने क्या किया बाद में कि वो पानी स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया, और फिर ये पानी का डिस्प्यूट दोनों कंट्रीज़ के दरमियान शुरू हो गया। अब इसको रिजॉल्व करने के लिए, टू रिजॉल्व दिस इशू, क्या हुआ कि वर्ल्ड बैंक ने 1960 में ये किया कि ये वर्ल्ड बैंक जो है उन्होंने मदद की कि वो इस डिस्प्यूट को ख़त्म करें। अब आपने ये याद रखना है कि 1960 जो है वर्ल्ड किसने ये ख़त्म किया? 1960 में वर्ल्ड बैंक ने ये कोशिश की थी कि दोनों कंट्रीज़ में ख़त्म किया जाए। तो फिर ये एग्री किया गया, वाटर ट्रीटी के नाम से ये नाम आ गया। और इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि ये जो ट्रीटी, दिस ट्रीटी 3 वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम एंड चनाब जो है वो पाकिस्तान को दिए गए। जो दूसरी ईस्टर्न रिवर्स हैं सतलुज एंड बीज और रावी जो हैं वो इंडिया को दी गई। तो इस पे फिर वो पाकिस्तान और इंडिया ने अग्री किया, और इसलिए इसको इंडस वाटर ट्रीटी कहा जाता है, ठीक है बेटा। ये इंपॉर्टेंट है, ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी वो पूछ सकते हैं इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, ठीक है। तो आपने ये बताना है। अब क्या था इंडस वाटर ट्रीटी के प्लान में क्या है वो हम देखते हैं क्या है। with 3 eastern rivers going to the custody of India, the availability of water from these rivers was so more possible, ठीक है ना। तो पॉसिबल था कि ये जो कस्टडी दी जाए इंडिया ईस्टर्न रिवर्स को, टू ओवरकम द सिक्योरिटी एंड वास्ट इरिगेशन प्लान वाज डिवेल्प कॉल्ड द इंडस वाटर प्लान। अब इस वाटर प्लान को, यानी कि इस किल्लत को ख़त्म करने के लिए क्या किया गया, एक ऐसा प्लान बनाया गया कि जिससे हमारे मुल्क में पानी की किल्लत जो है वो कम से कम हो। वो क्या था? अंडर दिस प्लान 2 बिग डैम, 2 बड़े डैम बनाए गए, 6 बैराजेस, 6 बैराज बनाए गए, एंड द 7 लिंक कैनाल्स वर बिल्ड, और जो 7 जो लिंक कैनाल्स बनाएंगे। अब वो प्लान क्या है? 2 बिग डैम, बैराज एंड 7 लिंक कैनाल्स बनाएंगी ताकि पानी की जो कमी है वो ख़त्म की जाए। अब इन जो लिंक्स कैनाल्स हैं, ये वाटर है, ये पानी दरिया में आता, और फिर जो इरिगेशन प्रॉब्लम था ना फार्मर्स को जो होता था वो ख़त्म हो गया, ठीक है बेटा। इसके लिए क्या, तरबेला डैम ऑन द रावी रिवर्स इंडस एंड मंगला डैम ऑन द रिवर झेलम। तरबेला डैम कहाँ पर हुआ? ये MCQs आ जाता है, रिवर इंडस पे और मंगला डैम झेलम में, ठीक है बेटा। और ये भी इंडस वाटर ट्रीटी के प्लान थे। इसके बाद लिंक कैनाल्स आ जाए। लिंक कैनाल्स के बारे में हम पूछ सकते हैं कि लिंक कैनाल्स क्या है। तो 7 लिंक कैनाल्स वर बिल्ड, 7 जो लिंक कैनाल का मतलब है एक नहर जो है बेटा वो दूसरे नहर से लिंक कर रही होती है, यानी मिल रही होती है, एक का पानी दूसरे में गिर रहा होता है। तो द टोटल लेंथ इज़ नियरली 5 जो 90 किलोमीटर इनकी लेंथ थी। ये MCQs में आ जाता है कि इनकी टोटल लेंथ कितनी होती है, तो 590 है। तो इसमें देखें, रसूल, कदीराबाद, बलोकी, सुलमान की, त्रिमून, सिंधी, ठीक। इसके बाद है सिंधाई, मेलसी, भावलपुर, तौनसा पंजाब, और चश्मा बेरा। ये है लिंक कैनाल्स। इसके बाद शुरू करती हूँ बेटा मैं पॉइंट, पैटर्न ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर में हम वो कौन से पैटर्न, मॉडर्न पैटर्न इस्तेमाल करें जिससे हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं इसके पॉइंट्स, मेजर पॉइंट्स बता सकती हूँ, आप ये पॉइंट्स भी बता सकते हैं। ये वो शॉर्ट क्वेश्चन में बेटा आ सकता है कि वो मॉडर्न पैटर्न्स पूछ सकते हैं, तो आप इसके सिर्फ ये बता दें, इनके जो हेडिंग्स है ये बता दें, और अगर ये लॉन्ग में आएगा तो फिर आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। तो यूज़ ऑफ मशीन्स एंड फर्टिलाइज़र, यानी कि मशीन्स का इस्तेमाल करके, फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल करके प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। यूज़ ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स, हम अच्छी क्वालिटी के सीड जो है इस्तेमाल करके
इसकी क्वालिटीज़ प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। गुड क्वालिटी सीड यानी कि अगर अच्छी क्वालिटी का सीड होगा तो आपकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी। ठीक है। पेस्टिसाइड्स यानी कीड़े मार अद्वियात जो हैं मुल्क में वो इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि पौधों को, फसलों को नुकसान पहुंचाती है। इसके इम्प्रूवमेंट इन द सिस्टम ऑफ इरीगेशन, इरीगेशन होता है पानी को सैराब करना, फसलों को सैराब करने के अमल को इरिगेशन कहते हैं। तो उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें बेहतरी ला सकते हैं। आपको पता है बहुत हमारे मुल्क के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जो इरिगेशन है वो रेनफॉल के ज़रिए होता है, यानी कि जब पानी बारिश होती है तो ही इरिगेट वो फसल होती है। सिंध वाले इलाके में ऐसा होता है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में मोस्टली जो है इस सिस्टम में काबू पा चुके हैं, हम इम्प्रूवमेंट कर चुके हैं। लेकिन बहरहाल फिर भी हमें ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है, डैम्स की, कैनाल्स की ज़रूरत है, ताकि ये जो इरिगेशन सिस्टम है इसको बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। इसके बाद शुरू होता है वाटर लॉगिंग एंड सेलिनिटी। ये बेटा वाटर लॉगिंग एंड इसका मतलब ये होता है कि आपका जो ज़मीन है वो बंजर है। सेम और थोर जो होती है, यानी कि आपकी ज़मीन में जो वाटर लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से भी वहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो नहीं हो रही होती। तो क्या है, डिफरेंट प्लान्स आर बीइंग डिवाइज टू रिक्लेम अ वास्ट एरिया ऑफ लैंड एंड मेक इट कल्टीवेट, और उसको कल्टीवेट बनाना चाहिए, यानी कि एक ऐसा अमल करना चाहिए जिससे वो काबिल काश्त हो सकें। ठीक है। न्यू रोड, सबसे पहले है फार्मर फेस डिफ़िकल्टी इन कैरिंग देयर क्रॉप्स टू मार्केट। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मुल्क में रोड्स इतनी अच्छी नहीं है कि फार्मर्स जो हैं वो अपनी जो प्रोडक्ट्स है वो मार्केट तक ले जाएं, तो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही होती हैं। तो न्यू रोड, अच्छी रोड्स बनानी चाहिए ताकि वो इस मुश्किल से भी निजात हासिल कर सकें। बेटा ये तो वो प्रॉब्लम्स थे जिनको फेस कर रहे थे, यानी कि ये इन चीज़ों को हम अच्छे बेहतर करके हम अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे एक टॉपिक आ जाता है मेन प्रॉब्लम एसोसिएट विद एग्रीकल्चर, यानी कि वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि एसोसिएट करती हैं एग्रीकल्चर के साथ। जैसे लैक ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट, यानी कि हमें इसका पता ही नहीं है कि फार्मर्स जो है वो बैकवर्ड हैं, उनको फाइनेंशियल कंडीशन की इतनी अच्छी नहीं होती, और वो इतनी अच्छी नहीं होती, और उनके पास सफिशेंट फूड्स वगैरह नहीं होता, सफिशेंट चीज़ें नहीं होती, जिसकी वजह से वो अपने इनपुट को बढ़ा सकें। ठीक है। इनसफिशेंसी यूज़ इनसफिशेंट यूज़ ऑफ कल्टीवेटेबल एरिया, यानी कि हमारे मुल्क में जो एरिया है वो इतना काबिल काश्त नहीं है जितना होना चाहिए। हाँ, हालांकि देखा जाए तो हमारी जो कंट्री है वो एग्रीकल्चर कंट्री है, तो पाकिस्तान में इतने जो एरियाज़ है वो ऐसे ही फजूल में पड़े हुए हैं, उसको कल्टीवेट नहीं किया जा रहा। तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि उसको कल्टीवेट किया जाए, यानी कि इस काबिल किया जाए ताकि वो लोग वहाँ पे काश्त कर सकें और उसको अपनी प्रोडक्शन जो है वो ला सकें। टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ लैंड अ लार्ज पोर्शन ऑफ लैंड इज़ लेफ्ट एम्प्टी एवरी ईयर। ये देखिए उन्होंने कहा कि हर साल जो है जो बहुत सारी जो लैंड है ऐसे ही पड़ी रहती है। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर को फेस करने पड़ रहे होते हैं। ठीक है। नेचुरल डिज़ास्टर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि कुदरती आफात की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ जाती हैं, फार्मर्स को भी वो क्रॉप जो है वो डैमेज हो जाती हैं। इनएडुकेट इरीगेशन फैसिलिटीज़ है, यानी मुनासिब पानी का सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से फसलों को अच्छे तरीके से पानी नहीं मुयसर आया, तो जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी कम है। लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन कल्टीवेशन है, यानी कि हम लोगों को मॉडर्न नहीं है वो, इसलिए कि उनके पास इतनी मशीनरी नहीं है कि वो कर सके। ये वो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स बड़े शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं कि मेन प्रॉब्लम कौन सी एग्रीकल्चर है, तो इसमें से कोई से भी 5 पॉइंट्स या 6 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। इसके बाद है लेक ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, यानी कि लोगों के पास इतना सरमाया ही नहीं है कि वो एग्रीकल्चर में लगा सकें और अपनी अच्छे तरीके से उसको पूरा कर सकें। उनके परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट आर ह्यूज, तो जो उनको दिया जाता है इंटरेस्ट, लोन दिया जाता है, उसमें इंटरेस्ट इतना ज़्यादा लिया जाता है कि उनके पास मुश्किल हो जाती है। वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है। लैक ऑफ एफिशिएंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा है। प्लांट डिजीज़ बहुत ज़्यादा है। बैकवर्डनेस ऑफ फार्मर्स है, यानी कि बैकवर्ड है, और प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स जो है वो बहुत ज़्यादा है।
तो ये वो पॉइंट्स हैं जिसको याद करते हुए आप लिख सकते हैं कि मेन प्रॉब्लम क्या क्या है। इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं कि कोई से 2 प्रॉब्लम्स लिखें, और इसके अलावा ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। अच्छी प्रॉब्लम की तरफ आ जाए, जो प्रॉब्लम्स है ना बेटा उसी को आप सोल्यूशन में कर सकते हैं, वही प्रॉब्लम को ये कर सकते हैं कि इसको अब यहाँ पे अगर मैं एक प्रॉब्लम सोल्यूशन पढ़ के देखूँ, फार्मर शुड बी गिवन इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है, द यूज ऑफ दीज लोन्स शुड बी survives should be supervised so that these amounts are not spent एक्स्ट्रा विजिलिटी, यानी कि जो लोन उनको दिया जाता है उस पर नज़र रखी जाए और देखा जाए कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और उनको सुपरवाइज़ किया जाए। तो कोई भी जो बेटा आपकी ये जो प्रॉब्लम्स आपने पीछे पढ़े हैं उसी को आप सोल्यूशन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, और इसका कोई से 2 सोल्यूशन हम दे सकते हैं। यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई जो 2 सोल्यूशंस है वो आप दे दें, जैसे कि पहला और दूसरा, फॉर इरीगेशन पर्पस डैम्स शुड बी बिल्ड सो टू स्टोर रेन वाटर, this will help in producing electricity and also protect from harm caused by flood, यानी कि फ्लड से भी बचा जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकती है अगर हम डैम बनाएं, और हमारा इरिगेशन प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है। तो कोई से 2 प्रॉब्लम सोल्यूशंस है वो भी पूछ सकते हैं, और लॉन्ग में भी आ सकता है। इसके बाद आएंगे बेटा इंडस्ट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान। पहले हमने एग्रीकल्चर को देखा, अब हम इंडस्ट्री को देखेंगे। तो यहाँ पे हम कॉटेज इंडस्ट्रीज देखेंगे, स्मॉल इंडस्ट्री देखेंगे और लार्ज इंडस्ट्रीज देखेंगे। ये बेटा आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, आपको लॉन्ग क्वेश्चन में वो तीनों ही पूछ सकते हैं कि डिफाइन कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज इंडस्ट्री। इसके अलावा आपको शॉर्ट में भी अलग अलग भी पूछ सकते हैं, यानी कि सिंपल आप सिर्फ स्मॉल के बारे में पूछ सकते हैं, लार्ज के बारे में या कॉटेज के बारे में पूछ सकते हैं। तो मैं आपको सिंपल से डिफाइन कर देती हूँ कि कॉटेज क्या है। कॉटेज इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे हम इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो इन विच पाकिस्तान क्राफ्टमैन्स यूज ओल्ड फैशन सिंपल टूल्स एंड ट्रेडिशंस मेथड। ये इसकी डेफिनेशन है बेटा, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन लिखें और सिंपल 2 जो हैं इसकी एग्जांपल दे दें कि लेदर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग एंड क्राफ्ट ऑफ मेकिंग क्ले यूटेंसिल्स, ये जो है कॉटेज इंडस्ट्री। और क्या है, दीज प्रोडक्ट्स फॉर्म 30% ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ द पाकिस्तान। ये कॉटेज इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान की 30% जो है वो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है। स्मॉल इंडस्ट्री की डेफिनेशन में देख रहे हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज मीन दैट इंडस्ट्रीज विच एम्प्लॉयज 2 to 9 वर्कर्स एंड मैन्युफैक्चर डिफरेंट आइटम्स, यानी कि 2 से लेकर 9 वर्कर्स उसमें होने चाहिए और वो डिफरेंट आइटम्स होते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, और ये अक्सर क्वेश्चन जो है आया हुआ, ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। बी कीपिंग इंडस्ट्री आ गया, डेयरी फार्म आ जाएगा, यूटेंसिल मेकिंग आ जाएगा, फैन इलेक्ट्रिक मोटर मेकिंग आ जाएगा, इसके अलावा और भी बहुत कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो लार्ज इंडस्ट्री में देख रहे हैं, लार्ज इंडस्ट्री द फॉलोइंग लार्ज इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है मैक्सिमम जो है इस पर डिपेंड कर रही होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ का फ़ायदा हमें ये भी होता है कि हमारा जो ज़र मुबादला है वो ज़्यादा से ज़्यादा आता है, ज़्यादा प्रोडक्शन होती है और हम बाहर बेच के अपने मुल्क जो है वो अर्न करता है, ठीक है। इसमें शुगर इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, पेट्रोलियम एंड प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री आ जाती है। तो ये बेटा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ है। आपने इसकी डेफिनेशन के साथ इसकी वो बता देना है, एग्जांपल्स बता देनी है। डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जीज, कौन कौन सी डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी आपको पता है? कोई भी आप इलेक्ट्रिसिटी आ सकता है, कोल आ सकता है, ठीक है, सुई गैस आ सकता है। ये डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जीज है। आपने इसकी डेफिनेशन याद कर लेंगे कि कौन कौन से हैं और कौन कौन से सोर्स हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है बेटा। द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एंड मैयर टू इरेडिकेट पॉवर्टी, यानी कि वो वजह बतानी है आपने गुर्बत की और इसको मैयर कैसे किया जा सकता है। पॉवर्टी इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। अर्निंग लेस देन $1.25 पर डे इज़ अ लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, यानी कि अगर कोई भी पर्सन वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के मुताबिक $1.25 पर डे के हिसाब से कमाता है, से कम कमाता है, तो वो पॉवर्टी लाइन के है। हमारे मुल्क भी बेसिकली जो है वो बेटा पॉवर्टी लाइन के बिलो है, ठीक है। प्रेजेंटली अबाउट 21% ऑफ द वर्ल्ड इज 7 बिलियन पॉपुलेशन इज द विक्टिम ऑफ पॉवर्टी, यानी कि कितने बिलियंस ये आपने याद कर लेना है। ये MCQs आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कितने % जो है पॉवर्टी के बिलो है। बिकॉज द अर्न लेस देन $1 से कम अर्न करते हैं। अकॉर्डिंग टू द एस्टीमेट अप्रॉक्सीमेट 24.3, ये भी पॉइंट्स आपने डिजिट याद कर लेना है, ये MCQs में आता है।
A population of Pakistan lives below the poverty lines. Poverty leads to hopelessness and the pace of economic development slow down. ठीक है, आपकी जो अगर आपका मुल्क पॉवर्टी लाइन के बिलो है तो फिर आपकी इकोनॉमी जो है वो स्लो होती है और दूसरा मुल्क भी आकर आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करता। तो वैसे जो है पाकिस्तान भी ग्रे लिस्ट में शामिल है कि पाकिस्तान में भी पॉवर्टी जो है वो ज़्यादा है। अगर जब तक हमारे मुल्क की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, बेहतर नहीं होगी, तब तक हम अपनी पॉवर्टी लाइन से अबव नहीं जाएंगे। अब हम देखते हैं कि इसको हम रीजंस क्या होती हैं पॉवर्टी। सबसे पहले पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजली क्विकली, यानी कि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी है जिसकी वजह से इतनी रिसोर्सेज नहीं है और उनको कैपेसिटी नहीं है इतनी प्रोडक्शन पूरी करने की। रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज़ हाई है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रही है ड्यू टू एनर्जी क्राइसिस यानी कि मुल्क में एनर्जी क्राइसिस की वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा कम हो रही हैं। लेक ऑफ इलिटरेसी एंड लेक ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, लोगों में शऊर नहीं है और उनको कोई भी टेक्निकल एजुकेशन हासिल नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज स्लो एंड ट्रेड एक्टिविटीज़ आर लिमिटेड। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी स्लो है और ट्रेड फैसिलिटीज़, देयर आर फ्यू अपॉर्चुनिटी फॉर द लोकल एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू कंट्रीज कंडीशन। तो फ्यू अपॉर्चुनिटीज़ है, यानी कि जो मुल्क है, दूसरे मुल्क के जो लोग हैं वो यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, ग्रे लिस्ट में है। तो इस वजह से जो मुल्क है दूसरे मुल्क आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। इसके बाद देखिए मेजर फॉर द पॉवर्टी रिडक्शंस, यानी कि जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको ख़त्म करके हम इसको मेजर कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम थी तो अगर हम शुड बी क्रिएटेड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दें। ठीक है, लॉन स्कीम्स फॉर यूथ शुड बी स्टार्टेड सो दैट दे कैन इस्टेब्लिश देयर ओन बिजनेस। ठीक है, लॉन स्कीम देनी चाहिए ताकि जो यूथ है वो अपना बिजनेस कर सकें। एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वो बेहतर होने चाहिए। इसके बाद सिटीज़न को बेसिक फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। इसके बाद है डिज़र्विंग पीपल जो होते हैं वो उनको फाइनेंस फ्राहम करना चाहिए, वो बैतुल माल के ज़रिए हो या ज़कात के लिए। ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ये इंपॉर्टेंट है कि पॉवर्टी के बारे में वो पूछ सकते हैं आप। लास्ट आपका आ जाता है इंपॉर्टेंट ड्राई पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये बेटा आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, आपसे ये पूछा सकता है कौन कौन से ड्राई पोर्ट है, कहाँ कहाँ पर है और क्यों है। ठीक है ना। इन 1973 फर्स्ट ड्राई पोर्ट ऑफ पाकिस्तान वाज कंस्ट्रक्टेड इन लाहौर। पहला जो ड्राई पोर्ट है वो लाहौर में था, उसके बाद कराची में, कोयटा में, पेशावर में, मुल्तान में और इसके बाद फिर बाकी सारे दूसरे ममालिक में भी ड्राई पोर्ट बनाया गया। अब क्या है कि मैनी ड्राई पोर्ट्स अंडर प्राइवेट सेक्टर्स वर आल्सो एस्टैब्लिश। इसके बाद प्राइवेट सेक्टर ने भी ड्राई पोर्ट बनाए और सियालकोट ड्राई पोर्ट है, फैसलाबाद ड्राई पोर्ट है। ठीक है, बिकॉज दीज ड्राई पोर्ट्स पॉजिटिवली चेंज हैव अकर्ड विच इंक्रीज द ट्रेड वॉल्यूम ऑफ द कंट्री। ये ड्राई पोर्ट्स जो है ना वो आपकी ट्रेड जो है मुल्क की ट्रेड को बढ़ाते हैं। ड्राई पोर्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं क्योंकि इसके ज़रिए आपकी जो ट्रेड्स है, आपकी जो गुड्स है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। तो ये ड्राई पोर्ट्स बनाने का मकसद भी बेसिकली ये होता है कि आपकी जो गुड्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ये आपकी रिवीजन थी पूरे चैप्टर की। इसके अलावा भी कुछ समझ ना आए तो आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।